मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज देवली। आज मैं बीए थर्ड ईयर की पेपर प्रथम की क्लास का एक चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, जबकि पेपर का नाम है तुलनात्मक राजनीति और व्यवस्थाएं। तुलनात्मक राजनीति जो ये पेपर है, इसके अंतर्गत विश्व के 5 संविधानों की विशेषताओं का वर्णन, विशेषता, अंतर, तुलना, सबका इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें जो पहला जो देश है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में आज इस वीडियो में ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में वर्णन करूँगी। विशेषताओं को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पहले ब्रिटेन के बारे में हम कितना जानते हैं। ब्रिटेन नाम है, इंग्लैंड नाम है, ग्रेट ब्रिटेन है और पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। इसके नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड भी सम्मिलित हैं। किसी समय ये पृथक राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के ही अंग हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है और ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को सफल बनाया है। तो अन्य देशों के संविधानों की विशेषताएं होती हैं, वैसे ही ब्रिटेन के संविधान की भी एक अपनी अलग पहचान है, वहाँ एक अलग विशेषताएं अपनाई गई हैं। अब संविधान क्या होता है? संविधान जीवन का एक मार्ग होता है जो राज्य अपनी प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था राज्य को चलाने के लिए चुनता है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसके कारण उनके जीवन मार्ग भी अलग अलग होते हैं, यानी कि संविधानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। कुछ इन्हीं विशिष्ट विशेषताओं के साथ हम आज ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो ब्रिटेन की जो सबसे पहली विशेषता है वो है विकसित संविधान, यानी ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। इसका एक काल दर इसका विकास हुआ है। इसको किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, पर्टिकुलर टाइम पे इसका निर्माण नहीं किया गया है। जबकि बाकी देश संविधान जैसे ब्रिटेन है, भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधानों का निर्माण किया गया है उस देश की संविधान सभा के द्वारा। ऐसी कोई संविधान सभा ब्रिटेन में नहीं है, न कभी थी जिसने इसका निर्माण किया हो, बल्कि इसका तो विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद ही प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि विकास भी एकदम से हो गया, एक टाइम में हो गया, पर्टिकुलर काल में हो गया। जैसे जैसे व्यवस्थाएं, परंपराएं विकसित होती गई, वैसे वैसे इसमें वो जुड़ती गई। दूसरी इसकी विशेषता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान यानी कि ये संविधान जब बनाया ही नहीं है किसी ने, इसका मतलब वो लिखा हुआ भी नहीं है, वो अलिखित है। वहाँ पर भी कोई भी संविधान की कोई बुक नहीं, जैसे अपने यहाँ पर भारत का संविधान लिखित प्रलेख में है, वैसा वहाँ पर नहीं है। जबकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं, उनका लिखित प्रलेख आवश्यक होता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। विश्व में केवल एकमात्र संविधान है जो अलिखित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। और प्रमुखता संविधान के इसी लक्षण के कारण जो डी टाकविले और टॉमस पेन हैं, उनके द्वारा इसके अस्तित्व पर भी संदेह किया गया कि ब्रिटिश संविधान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अगली विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान, यानी कि बहुत अधिक लचीला है, इसको आराम से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब परिवर्तन के आधार पर संविधान से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लचीला होता है, कठोर होता है। जो लचीला संविधान होता है उसमें परिवर्तन वहाँ की जो कानून निर्माण वाली संस्था है वो अपने साधारण जो कानून निर्माण होता है उसी की प्रक्रिया के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जहाँ कठोर संविधान होता है वहाँ पर साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अलग होती है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला संविधान है क्योंकि वहाँ की जो संसद है अपने साधारण बहुमत से भी संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अगला है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, यानी ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत में कुछ अलग दिया हुआ है लेकिन व्यवहार में कुछ अलग है। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है
कि वहाँ पर व्यवहार और सिद्धांत में अंतर बताया जाता है। जैसा कि मुंडो ने भी कहा है कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है, जो हमको दिख रहा है, वास्तव में वो है नहीं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है, उसे कुछ उदाहरण, कुछ काम की चीज़ें उदाहरण हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, उसे कुछ उदाहरण लिखिए। तो उसमें देखो, पहला उदाहरण है वहाँ का राजतंत्र। सिद्धांतिक रूप में वहाँ पर राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र नहीं होकर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र संस्थाएं जो होती हैं, वहाँ पर संसद है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, व्यवस्थापिका है, जो कार्य करती हैं, वो सब लोकतंत्र की पहचान होती है, वो वहाँ पर हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का प्रतिकरण पाया जाता है। यानी कि सिद्धांतिक रूप हम देखते हैं वहाँ पर अलग अलग सरकार के अंग अलग अलग हैं, शक्ति पृथक्करण, लेकिन वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। ऐसा वहाँ पर हमें दिखता है। लेकिन किंतु इंग्लैंड में जो मेन जो वहाँ की पहचान है संसदात्मक शासन व्यवस्था, और जहाँ पर ये होता है वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता, बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य होता है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित होती हैं। जब संबंधित होती हैं तो पृथक्करण का वहाँ पर सवाल ही नहीं होता। तीसरी जो उदाहरण है वो है सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश जो संसद है कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है। संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तव में स्वयं वो कैबिनेट से नियंत्रित होती है, यानी कि जो सरकार होती है वही व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है। अगली जो विशेषता है वो मेन है विशेषता, जो वहाँ की पहचान है वो है प्रजातंत्र, संसदात्मक प्रजातंत्र या संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली को हमने ही वहीं से लिया, तो हमारे लिए तो जो ब्रिटेन है वो इसका जनक है एक तरह से, कि हमने वहाँ से इसको पूरी तरह से अपनाया है। ब्रिटेन में संसद शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक शासन का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के जो 3 लक्षण होते हैं, ऐसे शासन में 2 प्रकार कार्यपालिकाएं होती हैं, नाममात्रिक और वास्तविक। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के कार्यकाल में अनिश्चितता होती है, क्योंकि वो व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर करता है। तो ये तीनों विशेषताएं वहाँ पर पूरी तरह से विद्यमान हैं। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है वहाँ पर, और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बहुत गहरा संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है, और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका यानी वहाँ की संसद कानून निर्माण का कार्य करती है, उसके साथ साथ प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका, उसको बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका, वहाँ पर कैबिनेट या प्रधानमंत्री है। उसका कार्यकाल लोक सदन के यानी लोकसभा के विश्वास पर ही निर्भर करता है, और जो कार्यकाल अनिश्चित है वो इसी कारण है। जिस टाइम लोक सदन में कैबिनेट का विश्वास खत्म हो जाता है, उसका कार्यकाल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। संसद की सर्वोच्चता या प्रभुता, यानी वहाँ पर संसद सर्वोच्च है। सर्वोच्च कहें या यूँ कहें कि वो सर्वे सर्वा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसके कारण संसद एकमात्र कानून निर्माण करने वाली वहाँ पर संस्था है, और संविधान लचीला है, इसके कारण साधारण कानून से भी वो उसमें संशोधन कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई वहाँ पर सीमा नहीं है, मतलब वो कानून निर्माण की उसको असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये सब सैद्धांतिक दृष्टि से हैं, और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहाँ पर अंतिम जो अपीलीय संस्था है वो भी संसद ही है। क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि न्यायालय वहाँ पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। ब्रिटिश संसद की इस शक्ति के कारण, असीम शक्ति के कारण डी लॉम ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, यानी किसी आदमी को औरत और औरत को आदमी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त तो सब कुछ कर सकती है, किसी जिंदे आदमी को मृत घोषित कर सकती है, किसी मृत आदमी को जिंदा घोषित कर सकती है, कुछ एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कर सकती है। डाइसी ने भी यही लिखा है कि वहाँ की संसद संप्रभु है, और वही संप्रभुता उसे विस्तार से प्राप्त है। अब लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि व्यवहार में वो उसकी शक्तियाँ असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध है। जैसे कि आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं
और परंपराओं से सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ स्थिति से सीमित होती है। अगली विशेषता है वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी सारी शक्तियाँ वहाँ पर एक सरकार में, केंद्र सरकार में ही निहित है। वहाँ पर राज्य सरकारें संवैधानिक तौर पर नहीं हैं भी। कार्य को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए प्रशासन की सुविधा के लिए कुछ इकाइयाँ बनाई गई हैं, लेकिन वो इकाइयाँ को जो अधिकार है, जो उनको स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वो जो कार्य क्षेत्र उनका है, वो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं होकर केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यानी उनका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा ये संविधान डिसाइड नहीं करता, बल्कि केंद्र सरकार इसको डिसाइड करता है। अगली है विधि का शासन। ये ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है और अंग्रेज इस पर बहुत अधिक गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ पर विधि का शासन है। विधि के शासन के यहाँ पर मैं दो अर्थ बताऊंगी। पहला अर्थ है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा लागू नहीं होता, वरन यानी कि विधि के द्वारा ही लागू होता है। दूसरा अर्थ इसका है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। यानी यहाँ पर सब कुछ विधि के अनुसार ही होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता। जैसे हमारा राजा अपन सोचते हैं राजा है, राजा के अनुसार कानून चलता होगा, लेकिन वहाँ पर सब कुछ विधि के अनुसार ही चलता है। अगली विशेषता है कि अधिकार पत्र का वहाँ पर भाव है, मतलब जितने भी संविधान होते हैं उनमें नागरिकों को अधिकार पत्र दिया जाता है। नागरिकों का अधिकारों का एक अलग चैप्टर होता है, यानी उनको अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन नागरिकों को सभी अधिकार व स्वतंत्रता वहाँ प्राप्त है। यानी अधिकार पत्र नहीं है, संविधान में अधिकारों का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्त है। यानी वहाँ के नागरिकों को भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, शस्त्र धारण करने का अधिकार है, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार है। ये तो संसदीय अधिनियमों द्वारा ही दान किए गए हैं। कुछ स्वतंत्रताएं भी हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवेदन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सामान्य विधि पर आश्रित हैं। ये सामान्य विधि द्वारा अगर इनको दिया जाता है तो ये नागरिकों को प्राप्त होती है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या नागरिकों के ऐसे अधिकारों को आघात न पहुँचे। अगला है मिश्रित शासन प्रणाली, यानी वहाँ पर जो शासन प्रणाली है उसका स्वरूप मिश्रित है। कई प्रकार की शासन प्रणालियों का मिश्रण वहाँ पर देखा जा सकता है, जैसे कि वहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, इन तीनों ही शासन प्रणालियों का मिश्रण वहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि राजतंत्र का जो प्रतीक है वहाँ का सम्राट है। सम्राट को अगर देखें, सम्राट की कंडीशन देखें, सम्राट का हम वहाँ पर शक्तियाँ देखें, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है। अगला उसमें है कुलीन तंत्र। वहाँ पर कुलीन तंत्र क्या है, कैसे है, क्योंकि जब लाट सभा है उसके अंतर्गत जितने भी लाट सभा के मेंबर होते हैं वो एक कुलीन संस्था, उसमें सारे कुलीन लोग होते हैं, अच्छे अच्छे पदों वाले व्यक्ति होते हैं, वो उसके सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं। और जो प्रजातंत्र, वहाँ पर प्रजातंत्र भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो लोक सदन और कैबिनेट, ये तो वहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। राजपद और लाट सभा के होते हुए भी वास्तविक दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि राजपद और लाट सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। अगली विशेषता है द्विदलीय शासन पद्धति, यानी कि प्रत्येक देश की जो राजनीति होती है वो दलीय व्यवस्था पर ही आधारित होती है। किसी देश में बहुत सारे दल होते हैं, किसी देश में बहुत सारे दल होने पर भी केवल दो दल ही वर्कर सामने आते हैं। हमारे भारत का उदाहरण ले लें, यहाँ पर अनगिनत दल हैं, एक चुनाव में जीता है तो विपक्ष में बहुत सारे दल खड़े हो जाते हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो राजनीतिक प्रमुख विशेषता द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, यानी कितने भी राजनीतिक दल वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, किंतु व्यवहार में वहाँ पर लगभग दो ही राजनीतिक दलों की प्रमुखता रही है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक ब्रिटिश राजनीति के दो प्रमुख दल थे, अनुदार दल और उदार दल। और युद्ध खत्म होने, महायुद्ध के बाद उदार दल का पतन हो गया और मजदूर दल का उदय हो गया। कई बार सवाल पूछते हैं कि उदार दल मजदूर दल से पहले कौन सा दल था वहाँ पर, तो उदार दल था। इस टाइम ब्रिटेन में दो प्रमुख दल हैं, उदार दल और अनुदार दल और मजदूर दल। द्विदलीय पद्धति के कारण ब्रिटेन में एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है और वह राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करती है। ब्रिटेन में संसदीय शासन की अद्वितीय सफलता का जो प्रमुख श्रेय है वो इसी द्विदलीय पद्धति का है, यानी कि केवल दो ही दल होते हैं, इसलिए वहाँ पर
संसदात्मक शासन व्यवस्था आराम से अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। अगली विशेषता है सीमित रूप में शक्तियों का विभाजन। इन शक्तियों का विभाजन तो है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है वैसा पूर्णतः विभाजन नहीं है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक मोंटेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति में शक्ति विभाजन का सिद्धांत एक विशेष गुण के रूप में अपनाया गया है, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप में नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। ब्रिटेन में ऐसा ही है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका अभी भी वहाँ पर स्वतंत्र है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है तो वह न्यायपालिका क्षेत्र में ही पाया जाता है। अगली विशेषता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। यानी कि वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो सैद्धांतिक रूप से तो पृथक थी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से, लेकिन अब उसको पूरी तरह से कानून बनाकर वहाँ से उसको स्वतंत्र कर दिया गया है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 से पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, जो न्यायपालिका थी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सिद्धांत पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा के अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, जो एक मंत्री पद पर भी रहता था, और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार जो लॉर्ड चांसलर है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था, यानी वहाँ शक्तियों कोई पृथक्करण नहीं था, एक व्यक्ति ही तीनों में ही रहता था। लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सारभूत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक होंगे। व्यवहार के अंतर्गत तो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 ईस्वी के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन अब सैद्धांतिक सुधार कानून के 2005 के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश वो नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका को समाप्त किस कानून के तहत किया गया था? तो संवैधानिक सुधार कानून 2005 के तहत। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब इतनी सारी विशेषताओं के बाद भी एक प्रमुख विशेषता जो वहाँ का प्रमुख आधार है वो है प्रधानमंत्री शासन। सारी विशेषताएं सैद्धांतिक दृष्टि से अपना स्थान रखती हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम जो प्रमुख विशेषता सामने आती है वहाँ की शासन व्यवस्था की वो है प्रधानमंत्री शासन। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय शासन है वो वहाँ की सारे प्रशासन की धुरी है, सारी व्यवस्था की धुरी है। प्रधानमंत्री शासन का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री पद ब्रिटिश शासन और शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। पूरी शासन व्यवस्था इसी के ही इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि हम उसमें सौर मंडल में देखते हैं सूर्य बीच में है, बाकी सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं, वैसे ये वहाँ की शासन व्यवस्था का सूर्य कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है। प्रधानमंत्री पद संपूर्ण शासन प्रणाली का मूल आधार है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का प्रधान होने के साथ साथ संसद के नेता की स्थिति भी प्राप्त है, तब वह अपने दल का नेता भी होता है। इस प्रकार अब अपने दल का ही नहीं बल्कि जनता का सर्वोच्च नेता, राष्ट्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान रूप होता है, यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था सारी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो ये थी ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम दूसरे देश की विशेषताओं के साथ में फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।